हेलो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम समझने वाले हैं कि भाई एडवांस अकाउंट में जो थियरी वाला पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसको मैं इतना एम्फेसिस क्यों करूँ इस वीडियो में। देखो, थियरी वाला पार्ट है आपका 39 मार्क्स आएंगे कि 45 मार्क्स आएंगे, डिसाइड कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आया। बेटा 39 मार्क में तो फेल हो जाओगे आप, अगर 45 मार्क है तो पास हो जाओगे, तो डिसाइड कर सकते हैं ना। और 55 आएंगे कि 60 में आएंगे, ये डिसाइड कर सकते हैं। सर कैसे बोल रहे हो? देखो, अगर आपने अच्छे से थियरी प्रिपेयर करके गए तो थियरी हमारी 12 मार्क से 16 मार्क तक की आती है, ट्रू एंड फॉल्स की। और जो जो एएस की थियरी है, जो एएस की थियरी वो हमारी 20 से 30 मार्क फॉलो करती है। सर क्या बात कर रहे हो, इतनी ज्यादा वेट फॉलो करती है? हाँ, इतनी ज्यादा वेट फॉलो करती है। मतलब आपके 40 मार्क अगर आप गवा दोगे, अगर आपने थियरी पढ़ के नहीं गए तो 30 से 40 मार्क आप ऐसे ही गंगा में बहा दोगे, अगर आप थ्योरी पढ़ के नहीं गए तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थ्योरी पढ़ के जाओगे अच्छे से तो आपका एग्जामेशन आना गारंटी है। एग्जामेशन आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप थ्योरी अच्छे से करके गए और आपने कैलकुलेशन भी अच्छे से की है बाकी, तो आपको एग्जामेशन आने के काफी हाई चांसेस है। तो सर उसमें हमें इतना सारी थ्योरी दी होती है, हम कैसे पढ़ेंगे उसको? तो देखो, थ्योरी इतनी ज्यादा सारी नहीं पढ़नी है। कुछ कुछ थे जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो अपकमिंग एग्जाम के लिए पढ़ के जाओ, तो मैं गारंटी देता हूँ आप काफी अच्छे मार्क्स आएंगे थ्योरी के अंदर। सर क्या बात करती हो? हाँ बिल्कुल, देखो नीचे मस्ट डू थियरी लिस्ट है मेरी, मस्ट डू थियरी लिस्ट। देखो, आप देख रहे प्रोफेशनल्स, मेरा नाम है प्रतीक खत्री। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। और प्लीज ये जो आपको पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जाके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो प्लीज चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कैसे है कि भाई मस्ट टू थियरी में क्या क्या आता है। देखो सर, एक तो है हमारे प्योर थियरी चैप्टर्स, जिसमें सिर्फ थियरी है, तो चैप्टर खुद ही पूरा थियरी है। तो सर कौन से आपको तो पता ही है। एक तो है भाई AS1 है हमारा, दूसरा हमारा फ्रेमवर्क है हमारा, जो हमारा बनाना होता है हमारा प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पूरा हमारा थ्री थ्री पार्ट है। तो देखो पहले हम करते हैं भाई इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है हमारा, वो वाला भी काफी अच्छा थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। देखो उसमें हमें समझना क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एएस। भाई एएस कैसे बना और किस वे में बना, उनका मेथोडोलॉजी क्या थी उनको बनाने में, और कैसे उनका आगे फॉर्मुलेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। आगे आता है भाई डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंडेस, भी हमें समझना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी। देखो इंडेस आते सी फाइनल के अंदर, तो हमें अभी उसका डिफरेंस समझना चलेगा कि भाई इंडेस में फर्क क्या है और एएस में फर्क क्या है, किस पे अप्लाई इंडेस होता है, किस पे अप्लाई इंडेस नहीं होता, वो हमें समझना पड़ेगा अभी। आगे आता है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, जो अच्छे काफी थ्योरी कैरी करता है। उसमें जो मेन पार्ट है हमें समझना है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें क्या क्या आ गया सर? उसमें आ गया असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, वो सब हमारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गए। ठीक है सर, हम समझ गए, ये भी काफी अच्छी अच्छी बात आपने बताई। आगे आता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ असेट, मतलब हमें असेट को रिकॉग्नाइज कब करना है हमें वो भी समझना पड़ेगा। ये भी काफी अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का, कि भाई असेट को कॉस्ट पे करना है या फिर कब करना है रिकॉग्नाइज, अभी करना है फिर फ्यूचर में करना है, उस वे में हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। आगे आता है मेजरमेंट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर करे, करंट कॉस्ट पे मेजर करे, प्रेजेंट वैल्यू लेके एसेट को, तो हमें किस बेसिस पे हमें इसको फॉलो करना है हमें वो भी समझना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस। तो एएस कब अप्लाई होगा, आज अप्लाई होगा, मतलब किस वे में अप्लाई होगा, और क्या क्या लगता है एएस को अप्लाई करने में, और उसकी कैसे क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी टू टू अप्लाई द एएस, तो हमें ये भी समझने पड़ेंगे। तो उसमें जो मेन पार्ट है हमारा, सब कुछ बोलते हैं मेन पार्ट, इसके अंदर हमारा स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, तो ये हमारा मेजर पार्ट है। इसको बोलते हैं एसएमसीज। तो इसको क्राइटेरिया, क्या उसका क्राइटेरिया है वो हमें समझना पड़ेगा एस का। आ गया था एग्जामेशन, कुछ मिले हुए हैं क्या एसएमसीज को, कि भाई कुछ एग्जामेशन मिल गए भाई, ये सब अगर कंपनियां करें तो उन पे अप्लाई नहीं होगा। तो एक तो क्राइटेरिया समझना है, दूसरा एग्जामेशन समझना है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा था वो प्योर थ्योरी चैप्टर्स का था, और इतने अगर क्वेश्चन करके गए तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क कवर हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ 10 मार्क, 10 से 12 मार्क आपके यहाँ पे कहीं नहीं गए। आगे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी। देखो एएस थ्योरी भी काफी अच्छे मार्क कैरी करती है, पर सर एएस तो कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें तो भाई सवाल पूछते हैं पूरे। तो बेटा बिना थ्योरी के आपको मार्क्स आधे ही मिलेंगे। आधे मैं बोलता हूँ कि मैं तो बोलता हूँ 130 मिलेंगे आपको मार्क्स। देखो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट हमारे एएस के अंदर कि भाई अगर आपने थ्योरी लिखी नहीं ना तो आपका एएस काम का ही नहीं है, वो समझेगा चक्कर, इसको उसको लॉजिकल क्लियर ही नहीं है। तो आपको सपोज 6 मार्क का है तो आपको 2 मार्क देगा, 3 मार्क देगा, तो आधे मार्क गंवाने हो गए अगर आप थ्योरी नहीं लिख रहे हो तो एएस के अंदर। सर क्या बात करती हो? हाँ बिल्कुल,
तो देखो एएस की थियरी फिर कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। उसमें हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, उसमें पढ़ के जाना है भाई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या क्या है। एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल है, ये हमें पूरा पढ़ के जाना है एएस का। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एएस का, तो इसको पढ़ के जाना और जब भी सम इसका कुछ आए तो उसको अप्लाई कर लेना, यहाँ पे लिख लेना उसको कि भाई थ्योरी, ये थ्योरी है इसकी। आ गया था हमारा चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी वर्सेस एस्टीमेट्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का जो हमें याद रखना है। तो ये दोनों पार्ट को प्लीज याद करना फॉर हमारा एएस 1। फिर आगे आता है एएस 4। एएस 4 भी हमारा, उसमें जो मेन पार्ट, देखो पूरा तो कैलकुलेशन बेस्ड है ये वाला, पर जो मेन पार्ट है वो एडजस्टिंग वर्सेस नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं, बार बार रिपीटेडली पूछते हैं, तो इसको समझ के जाना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। देखो इसका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसकी एक अलग से केस स्टडी बन सकती है, तो प्लीज इसको क्लैरिटी रखना और एग्जाम में विद सम इसको लिख के आना, अगर सम आए तो लिख के आना। आगे आता है एएस 5। एएस 5 क्या होता है हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वर्सेस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एएस 5 में खाली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल बात, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वर्सेस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज थियरी में सिर्फ एक ही है, वो उसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हमें मेन समझनी है। आगे आता है एएस 29। इसमें सर क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें एक तो एक हमारा फ्लो चार्ट है ना कि भाई हमें कब प्रोविजन बनाने हैं या तो कब हमें लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी है। तो जो पूरा फ्लो चार्ट है ना, तो हमें वो याद करके जाना है, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं चीज़ों को, और काफ़ी इसकी केस स्टडी भी बन चुकी है। तो इस पूरा जो फ्लो चार्ट है हमारा, भाई कब प्रोविजन बनेगा, कब हमारे इसके अकाउंटिंग लायबिलिटीज के रिकॉग्नाइज करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसका हमें पूरा फ्लो चार्ट रट के जाना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। उसमें एक और लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है एएस 29 के अंदर, वो है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी हमें ढंग से करके जाना है, अगर ढंग से करके नहीं गए, इतनी थ्योरी हम ढंग से करके नहीं गए तो हमें मार्क्स काफ़ी कट सकते हैं। तो बेटा प्लीज़ इसको ढंग से करके जाना, आपको ऑलमोस्ट इसके 20 से 25 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं 15 मार्क्स, लोग कंजर्वेटिव साइड रखे, मैं 15 मार्क बोलूँ, आपको इसके 15 मार्क मिल जाएंगे। आगे आता है हमारा जो थियरी वाला जो है ना, आपको लगा सर ये तो पूरी थियरी होगी, खत्म होगी, पर बेटा जो कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना, प्रैक्टिकल चैप्टर्स, ऐसे ऐसे अमलगमेशन, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उससे भी हमें थियरी मिलती है बहुत सारी। सर क्या बात करते हो, उससे भी थियरी आती है? हाँ सर, उससे भी थियरी आती है। ऐसे आते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, तो इसमें सर क्या थियरी है, जिसमें तो पूरे वो होते हैं, सम्स होते हैं। नहीं बेटा, उसमें एक चीज थियरी है, उसमें सोर्स ऑफ बायबैक, भाई किस सोर्स से आप बायबैक कर रहे हो, ये भी हमारा एक थियरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गए ना। आगे आता है भाई डेट इक्विटी रेशियो नॉर्म्स, भाई क्या क्या इसके नॉर्म्स है इसको फॉलो करने के लिए, ये भी हमें याद करने पड़ेंगे। सर ठीक है, मैं क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारा भाई प्रोसेस ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ये कैसे पूरा प्रोसेस होगा हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा थ्योरी के अंदर, तो प्लीज इसको याद कर लेना। आगे आता है हमारा अमलगमेशन एएस 14। मतलब देख के सुन के आपको मजा आ गया होगा, सर अमलगमेशन मतलब हमारी रातें खराब करने वाला। नहीं बेटा ऐसा नहीं, पर इसमें थियरी एक चीज खाली इंपॉर्टेंट है, मर्जर एंड परचेस मेथड की थियरी इसमें इंपॉर्टेंट है। भाई मर्जर एंड परचेस कब होगा, कैसे होगा, इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और देखो आपकी सम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि इसके बिना आपको सम्स भी नहीं होंगे, लॉजिकल बात है। क्लियर हुआ? तो प्लीज ये करके जाना, ठीक है। आगे आता है हमारा लास्ट वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3। तो उसमें ऑपरेटिंग साइकिल जो डेफिनेशन है उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ऑपरेटिंग साइकिल हमें कैसे डिस्क्राइब करनी है ऑपरेटिंग साइकिल को, और हो सकता है केस स्टडीज की पूछ ले और पूछे कि भाई इसकी प्रोसेस बताओ, तो आपको बतानी पड़ेगी इसकी पूरी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। आगे हमारा करंट वर्सेस नॉन करंट क्लासिफिकेशन, भाई कब करंट एसेट क्लासिफाई होगी, कब नॉन करंट क्लासिफाई होगी, इसको पर हमें लॉजिक एक्सप्लेन करना है कि भाई ये है तो करंट एसेट है, ये है तो फिर नॉन करंट एसेट है। तो बस अगर आप इतनी थ्योरी करके जाओ, इतनी आप थ्योरी करके जाओ, तो आपके एग्जाम में काफी अच्छे चांसेस है कि भाई आपके 40 मार्क्स आ सकते हैं थ्योरी से। थ्योरी ही आपको 40 मार्क कवर कर देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।